Hello student, welcome again to the class of engineering mechanics. इससे पहले के वीडियो में हमने देखा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइंस। हमने शुरुआत किया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइंस। मैकेनिक्स का शुरुआत में दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइन, दूसरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्कल्स। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइन में हमने एक क्वेश्चन बनाया था। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ। यहाँ पर एक रोप है BD और एक रॉड है AB। इस रॉड AB को पॉइंट B में रोप से सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। इस पोजीशन में 60 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, 30 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, और रॉड का जो वेट है, तो वेट हमेशा मिड पॉइंट पे लगता है, तो वेट जो है वो 1 किलो न्यूटन है। ये पॉइंट C पे लगा हुआ, ठीक है। अब इस सिस्टम में मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई भी प्रॉब्लम जो हो, प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम में क्या दिया है ये देखना है, और क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ना है, और क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उसमें क्या फाइंड करना है उसके बारे में सोचना है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं कि इस प्रॉब्लम में जो एक रॉड दिया है, एक यहाँ पर हमको रोप दिख रहा है, ठीक है। सिस्टम इतना ही है बस, ठीक। एंगल वगैरह दिया है, वेट दिया है, और इन सारी चीज़ों को लेते हुए हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द टेंशन इन द केबल BD। ये जो BD केबल है या रोप है, इसमें टेंशन फाइंड करना है, और रोप में टेंशन होता है, ठीक है। तो इसमें टेंशन फाइंड करना है, टेंशन और रिएक्शन एट द हिंज। ये जो हिंज यहाँ लगा हुआ है, हिंज पॉइंट A में एक हिंज लगा हुआ है जिसपे ये रॉड जो है फिक्स है मतलब फिट किया हुआ है, ठीक है। इस जगह पे हमको रिएक्शन पता लगाना है। तो अब ये कैसे पता लगेगा, ये टेंशन कैसे निकलेगा और ये रिएक्शन कैसे निकलेगा, ठीक। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले आप अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए, और जैसा मैं बनाते जा रहा हूँ मेरे साथ बनाते जाइए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले यहाँ पर एक 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, और यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ एंगल। अच्छा, अब हम जरा याद कर लें कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है, जिसको हम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा हुआ है सिर्फ इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और जो रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालने के फॉर्मूले। अभी हमने मोमेंट नहीं पढ़ा है। मोमेंट हम इस क्वेश्चन में नहीं अप्लाई करने जा रहे हैं, कि बिना मोमेंट के क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, इस 60 डिग्री एंगल को देखते हुए मैं एक काम कर सकता हूँ, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके एक ट्राइंगल बिल्टअप कर लूँ, ठीक है। एक ट्राइंगल अगर मैं बनाता हूँ तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, ठीक। और 90 + 60 150 हो गया, तो ट्राइंगल का टोटल 180 होता है, इसलिए यहाँ पर 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो गया। अब 30 होने की वजह से मुझे ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल कितना हो गया है, ये हो गया है 60 डिग्री। क्लियर। तो ये जो रोप है, इस रोप का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री होगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये एक्चुअल में पहले क्या था, पहले केवल 30 डिग्री एंगल दिया हुआ था, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ पर अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल निकाला। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से क्यों निकाला वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। 60 डिग्री एंगल निकला है। चलिए, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में ये रोप जो है, इसमें टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है। तो टेंसाइल फोर्स जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट अप्लाई होता है, ठीक है। ये T यहाँ लगाया, जैसे T लगा दिया हमने, टेंसाइल फोर्स रोप में। एक फोर्स यहाँ लगा हुआ है वेट के नाम से, और एक रिएक्शन यहाँ लगा है A में, ठीक है। A में जो रिएक्शन है उसका डायरेक्शन हमको पता नहीं है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा, हमने एक लॉ पढ़ा कि अगर किसी बॉडी में सिर्फ 3 फोर्सेस लगे
और तीन फोर्सेस लगने के बाद अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट होंगे, ठीक है। तो इस बॉडी में मतलब ये रॉड में, इस रॉड में, यहाँ पर बॉडी रॉड है, तो रॉड में केवल तीन फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से तीन फोर्सेस? बी में लगा है टेंशन, इसके सेंटर में लगा है वेट, और इसके पॉइंट ए में लगा है रिएक्शन, ठीक है। और ये तीन फोर्सेस लगने के बाद ये इक्विलिब्रियम में भी है। तो जब कभी भी किसी भी बॉडी में तीन फोर्सेस लगते हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है तो वो तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट होंगे, ठीक है। तो ये तीन फोर्सेस जो हैं वो आपको दिख रहे हैं, इसमें से तीन फोर्सेस में से दो फोर्सेस हमको दिख रहे हैं, एक तो टी दिख रहा है, एक वेट दिख रहा है, ठीक है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट से पास होंगे, एक पॉइंट से पास होना चाहिए। तो टी की लाइन ये है, डब्ल्यू की लाइन ये है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं डब्ल्यू की लाइन को, तो ये ऐसा दिखता है, ठीक। तो यहाँ पर एक पॉइंट मुझे दिख रहा है, एक पॉइंट ई में लिख लेता हूँ। ये ई वो पॉइंट है जहां से टी भी जा रहा है, डब्ल्यू भी जा रहा है, ठीक है। तो जो तीसरा फोर्स है रिएक्शन, वो भी वहीं से पास होगा, क्योंकि कॉन्करेंट होने के लिए उसको ई से पास होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है, रिएक्शन पॉइंट ई से पास होगा, ठीक है। इसको रिएक्शन एट ए बोलेंगे, ठीक। ये बात समझ में आई? ये मैंने ऐसे क्यों मार्क किया, फिर से सुन लीजिए। जो कभी भी किसी भी बॉडी में जब तीन फोर्सेस लगते हैं तो तीन फोर्सेस लगने के बाद अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस बॉडी के तो वो तीन फोर्सेस जो होंगे वो तीनों कॉन्करेंट होंगे, मतलब एक पॉइंट से पास होंगे, ठीक है। तो ये तीन फोर्सेस हैं, ये बॉडी है ए बी, इसमें तीन फोर्सेस लगे हैं। इस कोने में लगा है टेंशन, इस कोने में लगा है रिएक्शन, और सेंटर में लगा है वेट, ठीक है। और इन तीन फोर्सेस लगने के बाद भी ये रॉड ए बी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक। अगर ये रॉड ए बी इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्सेस एक पॉइंट से पास होंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम में कभी भी तीनों फोर्सेस का डायरेक्शन बना बनाया नहीं मिलता आपने, ठीक है। जैसे टेंशन है, टेंशन हमने मार्क कर दिया, हमको डायरेक्शन दिख गया कि टी जो है वो किधर से जा रहा है। वेट तो बना हुआ है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो दो हमको दिया रहेगा और दो फोर्सेस जहां जिस सिंगल पॉइंट से पास होंगे, ठीक है। तीसरा फोर्स वहीं से आप पास कर दीजिए, तो तीसरा फोर्स हमने वहां से पास कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्करेंट, तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट होते हैं, ये हमने ऐसे यहाँ मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद अब हम एक काम करते हैं, अब हम थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट ई, ठीक है। पॉइंट ई का इक्विलिब्रियम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पॉइंट ई से तीनों फोर्सेस पास हो रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ई को अगर मैं देखूं और पॉइंट ई में जो फोर्सेस जा रहे हैं उसको एक्स और वाई एक्सिस के कंपैरिजन में मार्क करूं तो मुझे आर ए जो है वो राइट हैंड साइड आप जाता हुआ दिखता है, आर ए, ठीक है। उसी तरीके से टी जो है वो नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखता है। ध्यान रखिएगा, मैं ये वाला टी नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये वाला टी जो है वो पॉइंट डी में लगा है और अभी हम बॉडी की बात कर रहे हैं। बॉडी में जो फोर्सेस लगे हैं तो बॉडी में टी जो लगा है वो ये वाला है। इसके बाद बॉडी में एक वेट लगा हुआ है, ठीक। अब ये तीन फोर्सेस हमने मार्क कर दिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ क्वेश्चन में ये टी निकालना है और ये आर ए निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों निकालने के लिए मुझे रिजॉल्व करना होगा या लैमी थ्योरम लगाना होगा। तो रिजोल्यूशन भी अगर मैं लगाता हूँ या लैमी थ्योरम भी लगाता हूँ तो मुझे दोनों साइड का एंगल पता होना चाहिए। अब ये दोनों साइड का एंगल यहाँ पर कितना होगा वो मुझे देखना है। तो अब ये ध्यान दीजिए, जो टी है इसका एंगल हमने कैलकुलेट किया हुआ है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल टी का होगा। अब क्लियर है कि टी का एंगल मैंने हॉरिजॉन्टल से क्यों निकाला,
क्योंकि 30 डिग्री होता तो मैं वहाँ मार्क नहीं कर पाता, ठीक है। 30 डिग्री जो दिया हुआ है, तो 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बन रहा है, वो हमने वहाँ पर एक्स एक्सिस से मार्क कर दिया। अब प्रॉब्लम है आरे का एंगल। आरे का एंगल कितना होगा वो कैसे हम निकालें? तो आरे जो है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये पूरे एंगल का खेल है इस प्रॉब्लम में। आरे का एंगल कैसे निकालें? जब हमने ये लाइन एक्सटेंड किया और इसको यहाँ पॉइंट ई से पास किया, ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ट्रायंगल्स वगैरह बन के आए हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी से निकलेगा एंगल। कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पर 60 डिग्री है, देखिए ध्यान से देखिए, है ना, यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। एंगल कैसे निकल रहा है मैं एक बार में बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन से एंगल 60 है, तो सेम लाइन का वर्टिकल से एंगल 60 होगा। अब अगर ये 60 होगा तो अंदर का एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है, अंदर का एंगल 120 हो गया। अब एक बात पते की ये है कि वेट जो है वो सेंटर पे लगता है। अगर वेट सेंटर में लगा है तो इसका मतलब रॉड का ये वाला लेंथ BC और इधर का लेंथ AC, ये दोनों इक्वल है, होगा। रॉड BC और AC दोनों पोर्शन इक्वल है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। इसके बाद अगर ये 120 है, अगर ये 120 है तो यहाँ का एंगल 60 होना चाहिए, होगा, क्लियर। इसके बाद ये ट्रायंगल पे आ जाइए, ट्रायंगल ECB, ट्रायंगल ECB। इस ट्रायंगल में एक एंगल है 120, दूसरा एंगल है 30, तो 120 प्लस 30 मिला के हो गया 150। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 30, 180 माइनस 150, 30, ठीक है। तो अब आप देखिए ट्रायंगल ECB, इसके दो एंगल 30 है, यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है, ठीक है। तो उससे हमको ये पता चल रहा है कि ट्रायंगल ECB ये जो है, ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके दो एंगल इक्वल होते हैं और दो साइड इक्वल होते हैं। तो ये जो दो एंगल इक्वल हैं 30, 30, इसके ये दोनों साइड इक्वल होंगे। कहने का मतलब CB इज इक्वल टू CE, CB और CE इक्वल होंगे, CB इज इक्वल टू CE, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से ये फाइंड किया कि ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है। तो यहाँ पर जो ये साइड इक्वल है, इसको जब हमने फाइंड किया तो देखिए यहाँ पर तीन साइड इक्वल हो गए। एक तो CB इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू CA, ये तीनों साइड इक्वल हो गए, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ACE, ट्रायंगल ACE में दो साइड इक्वल हैं, ठीक है। तो अगेन ट्रायंगल ACE जो है, ट्रायंगल ACE ये भी हो गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ACE ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है, और ट्रायंगल ACE के दो साइड इक्वल हैं, तो इसके दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये एंगल इसका, ये वाला एंगल, इसका नाम हम रख लेते हैं थीटा, और इसका नाम रख लेते हैं थीटा, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू हम थीटा रख लेते हैं। अब अगर मैंने इसका वैल्यू थीटा रख लिया तो थीटा प्लस 60 मस्ट बी इक्वल टू 180, ठीक है। तो थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180 आना चाहिए। तो उस हिसाब से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा, ठीक है।
थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, क्लियर। थीटा का वैल्यू हमने पता लगा लिया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब अगर थीटा 60 डिग्री आया है, अगर थीटा 60 डिग्री आया है तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये टोटल एंगल हो गया थीटा प्लस 30, मतलब 60 प्लस 30 मतलब 90। ठीक है, तो ये आर ए का एंगल जो है वो यहाँ पर हमने फाइंड किया, उसका वैल्यू निकल के आया 90। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल से नहीं है 90 और वर्टिकल से भी नहीं है 90, ये एंगल है 90 डिग्री आर ए की लाइन और टी की लाइन, आर ए की लाइन और टी की लाइन दोनों के बीच का एंगल है। आर ए और टी की लाइन के बीच का एंगल 90 निकल के आया है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर मार्क करेंगे, आर ए और टी दोनों के बीच का एंगल है 90। ठीक, तो अगर ये 90 निकल गया तो 90 प्लस 60 इज 150। ठीक, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, दिस एंगल शुड बी 30। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम में सारा मेहनत जो है वो सिर्फ ये टी और आर ए का एंगल निकालने में है। अगर ये एंगल हमको पता चल गया तो उसके बाद मैं इजीली इसको सॉल्व कर लूँगा, चाहे लैमी थ्योरम से सॉल्व कर लूँ या फिर रिजोल्यूशन से। तो अभी फिलहाल हम रिजोल्यूशन से सॉल्व करते हैं। रिजोल्यूशन से कैसे सॉल्व होगा, देखिए हम सबसे पहले आर ए को रिजॉल्व कर लेते हैं। आर ए के दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक हो जाएगा आर ए कॉस 30, आर ए साइन 30। इसी तरीके से टी का कंपोनेंट बना लेते हैं, तो हो जाएगा टी कॉस 60 और ये टी साइन 60। ठीक है, तो कंपोनेंट बन गए और कंपोनेंट बनने के बाद इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0 में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं उनको देखना है। इस तरफ के फोर्सेस पॉजिटिव होंगे, इस तरफ के फोर्सेस नेगेटिव होंगे। तो हम लिखते हैं आर ए कॉस 30 माइनस टी कॉस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये सॉल्व तो होगा नहीं, अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हम लिखते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 में यहाँ पर जो ऊपर जा रहा है फोर्स वो सब पॉजिटिव होता है और नीचे जाने वाला फोर्स नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर ए साइन 30 प्लस टी साइन 60 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। ठीक, तो इसके बाद अब ये दूसरा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। इसमें W का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 किलो न्यूटन। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये बन जाएगा आर ए साइन 30 इज हाफ प्लस टी साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन भी देख लेते हैं। आर ए cos 30 is √3/2 माइनस टी cos 60 is हाफ इक्वल टू 0।
ठीक है, तो यहाँ से हमारे हमको वैल्यू मिलेगा t इज इक्वल टू RA √3 हो जाएगा। t इज इक्वल टू RA √3, इसको हम पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो ये बना RA/2 प्लस RA √3 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 1। ठीक, सॉल्व करने के बाद RA इज इक्वल टू, RA में आ जाएगा वैल्यू हाफ प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1। तो RA इज इक्वल टू, ये हो जाता है 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2 2, तो ये हो जाता है हाफ, दैट इज 0.5 किलो न्यूटन। ये RA का वैल्यू हो गया। ठीक है, RA का वैल्यू हो गया 0.5 किलो न्यूटन। अब RA को हम यहाँ पुट कर देते हैं थर्ड में, तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ √3। ठीक है, और ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई √3, 0.866 किलो न्यूटन। क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे कि बहुत ज़्यादा स्पेशल कोई टेक्निक नहीं लगी है मैकेनिक्स की, इक्विलिब्रियम के लिए सिर्फ रिजोल्यूशन लगा है, लेकिन रिजॉल्व करने के लिए हमको जो एंगल चाहिए उस एंगल को निकालने के लिए हमने बहुत सारा मैथमेटिक्स यूज़ किया हुआ है या ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक और मेथड है जो रिजोल्यूशन की जगह ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इज बाय रिजोल्यूशन। ठीक है, हम इसको लेमी से भी बना सकते थे, लेमी से हम किसी दूसरे क्वेश्चन में बनाएंगे। अब ये रिजोल्यूशन आप ध्यान रखिए, रिजोल्यूशन से ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।